नमस्कार और स्वागत है एक नई चर्चा में। आज हम भारत के एक ऐसे नाम की कहानी में उतर रहे हैं जो घर घर में पहचाना जाता है। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये सिर्फ अब देखिए मक्खन या दूध का ब्रांड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सहकारी आंदोलन है जिसने देश के डेयरी उद्योग को पूरी तरह बदल दिया। सही कहा, भारत का स्वाद। हाँ, भारत का स्वाद। और आज हम समझेंगे कि स्वाद बना कैसे। हमारी जो ये बातचीत है वो कई स्रोतों पर आधारित है। मतलब विकिपीडिया से लेकर सप्लाई चेन और मार्केटिंग पर जो लेख हैं, अमूल की क्वालिटी पर रिसर्च हुई है। अच्छा। उसके सामाजिक आर्थिक असर पर स्टडीज हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जीवनी है, और हाँ, श्वेत क्रांति से जुड़ी जानकारी भी। हमारा मकसद है ये जानना कि एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफर इतना बड़ा कैसे बना। इसका वो अनोखा सहकारी ढांचा क्या है जिसने बिचौलियों को हटाया। श्वेत क्रांति में इसकी क्या भूमिका रही, और वो विशाल सप्लाई चेन वो कैसे काम करती है। और वो अमूल गर्ल, हाँ, वो पोल्का डॉट फ्रॉक वाली लड़की कैसे विज्ञापन की दुनिया में छा गई। और सबसे जरूरी, इसने लाखों किसानों की, खासकर महिलाओं की जिंदगी कैसे बदली। बिल्कुल। और सोचिए जरा, ये इतना बड़ा कारोबार असल में 36 लाख से ज्यादा दूध उत्पादक किसानों की मिल्कियत है ना कमाल की बात। अपने आप में अनोखी बात है ये। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं, शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है आजादी से भी पहले, 40s के दशक में गुजरात का खेड़ा जिला। हाँ, उस वक्त वहां के दूध उत्पादक किसान, वो एक निजी कंपनी थी पोल्सन डेयरी, उसके हाथों काफी परेशान थे। हाँ, पोल्सन डेयरी, वो दूध की कीमतें मनमाने ढंग से तय करती थी। किसानों को उनका जो वाजिब हक था वो नहीं मिलता था। और खासकर सर्दियों में जब दूध ज्यादा होता था। अरे सर्दियों में तो पूछियो मत, या तो दूध फेंकना पड़ता था या फिर औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। पोल्सन का खेड़ा से दूध लेकर बॉम्बे भेजने पर एक तरह से एकाधिकार था। तो शोषण काफी था और किसानों में जाहिर है निराशा थी। इसी निराशा के बीच से फिर कुछ नेता उभरे, जैसे त्रिभुवन दास पटेल। हाँ, त्रिभुवन दास पटेल। उन्होंने किसानों को जोड़ा और वो सलाह के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। बिल्कुल। और सरदार पटेल ने एक, आप कहिए, क्रांतिकारी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अपनी खुद की सहकारी समिति बनाओ। अच्छा। और सीधे बॉम्बे मिल्क स्कीम को दूध सप्लाई करो। पोल्सन जैसे बिचौलियों को रास्ते से हटाओ। मोरारजी देसाई ने भी इस काम में किसानों को संगठित करने में मदद की। और इसी सलाह पर चलकर 14 दिसंबर 1946 को वो खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बना, KDCMPOL। हाँ, और किसानों ने तय कर लिया कि अब पोल्सन को दूध नहीं बेचेंगे। ये समझिए, एक सहकारी क्रांति का आगाज था वो। इस सफर में कुछ लोगों का योगदान बहुत ही अहम रहा। एक तो त्रिभुवन दास पटेल, जो संस्थापक थे, सालों तक अध्यक्ष रहे। फिर 1949 में एक युवा इंजीनियर आए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जनरल मैनेजर बनकर। हाँ, डॉक्टर कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अमूल की जो तकनीकी और मार्केटिंग सफलता है, उसका बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। बिल्कुल। और एक नाम और है जो शायद उतना सामने नहीं आता। आप हरिचंद मेघा दलाया की बात कर रहे हैं। हाँ, दलाया। देखिए, उनका योगदान अभूतपूर्व था। उन्होंने एक ऐसी तकनीकी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था भैंस के दूध से स्किम मिल्क पाउडर बनाने का तरीका, जो पहले मुमकिन नहीं माना जाता था। हाँ, असंभव मानते थे लोग। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, इसने अमूल को ताकत दी कि वो साल भर दूध पाउडर सप्लाई कर सके, नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबला कर सके। और डॉक्टर कुरियन ने इस तकनीक को फिर बड़े स्केल पर लागू करवाया। तो शुरुआत में दूध कैसे इकट्ठा होता था? किसान तो छोटे छोटे थे। हाँ, ज्यादातर किसान तो दिन में मुश्किल से 1-2 लीटर दूध देते थे। तो हर गांव में सहकारी समितियां बनी। 1948 तक ये यूनियन बॉम्बे मिल्क स्कीम को पास्चुराइज दूध देने लगी थी, और आनंद में पहली आधुनिक डेयरी भी लग गई। यहीं से वो मॉडल निकला जिसे आनंद पैटर्न कहते हैं। सही कहा, ये आनंद पैटर्न ही अमूल की सफलता का राज है। ये एक त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा है, इसको समझना जरूरी है। हाँ, बताएं जरा, ये 3 स्तर कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा खोलकर बताइए। पहला स्तर है गांव का, ग्राम डेयरी सहकारी समिति यानी VDCS। इसमें गांव के दूध उत्पादक ही सदस्य होते हैं। अच्छा। समिति दूध इकट्ठा करती है, फैट का टेस्ट होता है, और उसी आधार पर पेमेंट होती है, तुरंत या रेगुलर। साथ में ये पशु चारा, छोटी मोटी पशु चिकित्सा सेवाएं, ये सब भी देती हैं। और इसका मैनेजमेंट? वो खास बात है। समिति का प्रबंधन, मतलब अध्यक्ष, सचिव वगैरह, सदस्य खुद अपने में से ही चुनते हैं। नियंत्रण सीधे किसानों के हाथ में। अच्छा, तो ये हुआ गांव का लेवल। हाँ। दूसरा स्तर? दूसरा है जिला स्तर,
जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ या DCMPU, हम्म। जिसे आमतौर पर दुग्ध संघ कहते हैं। इसमें उस जिले की सारी गांव समितियां सदस्य होती हैं। इनका काम है गांव समितियों से दूध खरीदना, उसे प्रोसेस करना, पास्चराइज करना, मक्खन बनाना, पनीर बनाना वगैरह, और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना। और इनका मैनेजमेंट भी वैसे ही? हाँ, इनकी मैनेजमेंट कमेटी भी गांव समितियों के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, बनास डेयरी, दूध सागर डेयरी, ये सब जिला संघों के उदाहरण हैं। समझ गई। और फिर सबसे ऊपर का तीसरा स्तर? वो है राज्य स्तर, राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी SCMF। इसमें राज्य के सभी जिला संघ सदस्य होते हैं। अमूल के केस में ये है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMF। ये 1973 में बना। तो इनका काम है मार्केटिंग? हाँ, मुख्य काम है सभी जिला संघों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और बिक्री का मैनेजमेंट, विज्ञापन, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ। अच्छा, तो अमूल ब्रांड? हाँ। वो पहले तो सिर्फ खेड़ा यूनियन का था, कैरा का। हाँ, पहले वो खेड़ा यूनियन के पास था 1955 से, लेकिन 1973 में जब GCMF बना तो ये ब्रांड नाम GCMF को सौंप दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक तो सोचिए, हर जिला संघ को अलग अलग विज्ञापन नहीं करना पड़ा, खर्चा बचा। दूसरा, जिला संघों के बीच जो आपसी कंपटीशन था वो खत्म हो गया। हाँ, ये तो है। सब एक छत, एक ब्रांड अमूल के नीचे आ गए। GCMF की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसे जिला संघों के प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये कमेटी फिर प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करती है ताकि काम एकदम वर्ल्ड क्लास तरीके से हो। तो इस पूरे मॉडल का निचोड़ क्या है, मतलब सार क्या है इसका? सार बहुत सीधा है। बिचौलियों को हटाओ, किसानों को सीधा बाजार से जोड़ो, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम दो, और सबसे जरूरी, पूरे सिस्टम का कंट्रोल और ओनरशिप किसानों के हाथ में रखो। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बेहतरीन उदाहरण बना। अमूल की यही सफलता, ये आनंद पैटर्न, ये सिर्फ गुजरात तक ही नहीं रोका ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। एकदम सही। इसकी भी एक कहानी है। बात 1964 की है। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आनंद आए थे अमूल के कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने। अच्छा। वो गांव की सहकारी समिति का कामकाज देखकर और किसानों का आत्मविश्वास देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने डॉक्टर कुरियन से पूछा, क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? इसी विजन के साथ फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर कुरियन। और फिर 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। जी। इसके लक्ष्य क्या थे शुरू में? लक्ष्य बड़े और स्पष्ट थे। देश में दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ाना, गांव में किसानों की आमदनी बढ़ाना, शहरों में जो कंज्यूमर हैं उनको सही दाम पर अच्छा दूध देना और करोड़ों किसानों को गरीबी से निकालना। और नतीजे वो तो हम सब जानते हैं, मतलब कमाल के रहे। नतीजे तो वाकई अभूतपूर्व थे। भारत जो दूध की कमी से जूझता था वो 1998 आते आते दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता दोगुनी से ज्यादा हो गई और डेयरी फार्मिंग जो है वो भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार देने वाला सेक्टर बन गया। इस विशाल प्रोग्राम को चरणों में लागू किया गया था, है ना? शायद 3 चरण थे। हाँ, 3 फेज थे इसके। पहला फेज 1970-80 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद मिली। दान में जो मिल्क पाउडर और बटर ऑयल मिला उसे बेचकर पैसा जुटाया गया और 18 मुख्य मिल्क शेड्स को 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई से जोड़ा गया। मदर डेयरियों की स्थापना हुई। और दूसरा चरण 1981-85 और बड़ा था। मिल्क शेड 18 से बढ़कर 136 हो गए। शहरी बाजार 2900 तक फैल गए। करीब 43,000 गांव समितियां और 42 लाख से ज्यादा दूध उत्पादक जुड़ गए। इसमें घरेलू मिल्क पाउडर उत्पादन भी बढ़ा, आत्मनिर्भरता बढ़ी। और तीसरे चरण 1985-96 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उसे और मजबूत किया गया। पशु चिकित्सा, बेहतर चारा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी सेवाएं बढ़ाई गईं। 30,000 नई सहकारी समितियां बनी और खास तौर पर इस चरण में महिला सदस्यों और सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी समितियों की संख्या काफी बढ़ी। अच्छा। पशु स्वास्थ्य और पोषण पर रिसर्च को भी बढ़ावा मिला, जैसे बीमारियों के टीके, बेहतर पशु आहार वगैरह। ये तो हुई व्यवस्था और क्रांति की बात, लेकिन इस मॉडल को जमीन पर चलाना, मतलब रोज लाखों लीटर दूध किसानों से लेना और करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। अमूल की सप्लाई चेन ये कैसे काम करती है? इसका स्केल जबरदस्त है। रोजाना लगभग समझिए 4,47,000 लीटर दूध
21 लाख से ज्यादा किसानों से इकट्ठा करना। 21 लाख, जबकि कुल मालिक 36 लाख हैं। हाँ, फिर उसे फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में बदलना और फिर देश भर की करीब 5 लाख दुकानों तक पहुंचाना। अनुमान है कि 2025 तक इसका टर्नओवर 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बाप रे, ये दूध किसान से दुकान तक पहुंचता कैसे है? इसका रास्ता क्या है? रास्ता सीधा और व्यवस्थित है। किसान दूध देता है गांव की सहकारी समिति को, VDCS। ठीक है। वहां से ये जाता है जिला संघ DCMPU के डेयरी में। फिर तैयार माल आता है GCMMF के पास, जो इसे देश भर में फैले अपने करीब 42 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेजता है, और वहां से फिर होलसेलर और रिटेलर तक। इसमें चुनौतियां भी तो बहुत रही होंगी, खासकर शुरुआत में, दूध जैसी चीज। चुनौतियां तो बहुत थीं। सबसे बड़ी थी पेरिशेबिलिटी, यानी दूध का जल्दी खराब होना। हाँ। दूसरी बड़ी चुनौती थी लॉजिस्टिक्स। शुरुआत में भारत में संगठित थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL कंपनियां, मतलब जो सामान लाने ले जाने का काम प्रोफेशनल तरीके से करती हैं, वो उतनी थी नहीं। इससे डिलीवरी में देर होती थी। जस्ट एंड टाइम जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, तो डिमांड और सप्लाई में तालमेल बिठाना मुश्किल था। और जाहिर है, भारत इतना बड़ा देश है, सड़कों की हालत, फिर कोल्ड स्टोरेज की जरूरत, उसका खर्च, और किसान भी ज्यादातर छोटे थे, कई बार पढ़े लिखे नहीं, उनको कैश तुरंत चाहिए होता था। बिल्कुल, ये सारी मुश्किलें थीं। इनसे निपटने के लिए अमूल ने कई कदम उठाए। डिमांड सप्लाई का बेहतर तालमेल बिठाने के लिए फोरकास्टिंग और डिलीवरी सिस्टम सुधारे, प्रोफेशनल 3PL कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की, किसानों को उनकी उपज का सही दाम और सबसे जरूरी जल्दी नकद पेमेंट, ये पक्का किया गया। इससे उनका भरोसा बना रहा। तकनीक का इस्तेमाल भी तो काफी किया है अमूल ने। हाँ, अमूल टेक्नोलॉजी अपनाने में हमेशा आगे रहा है। ये भारत की पहली FMCG कंपनियों में थी जिसने इंटरनेट से B2C यानी सीधे ग्राहकों को बेचना शुरू किया। अच्छा। गांव में किसानों के लिए कंप्यूटर कियोस्क लगाए, जहां उन्हें जानकारी मिल सके। दूध इकट्ठा करने के रूट तय करने से लेकर बाजार में प्रोडक्ट्स की मैपिंग तक के लिए GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। अरे वाह। अभी हाल में कोविड के टाइम पे ग्राहकों के लिए लोकेट अमूल ऐप लॉन्च किया, और अब तो दूध की टेस्टिंग, खरीद प्रक्रिया और कोल्ड चेन मैनेजमेंट में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। और दूध की क्वालिटी वो कैसे मेंटेन करते हैं इतनी बड़ी चेन में? क्वालिटी पर तो शुरू से ही बहुत जोर रहा है। इसी से निपटने के लिए गांव लेवल पर बल्क मिल्क चिलर BMCs लगाए गए। ये दूध को तुरंत ठंडा करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। दूध को डेयरियों तक लाने के लिए खास इंसुलेटेड रोड मिल्क टैंकर इस्तेमाल होते हैं। इन टैंकरों की रेगुलर सफाई होती है और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उनका सर्टिफिकेशन करता है। गाड़ियों पर नजर रखने के लिए जियो रिमोट सेंसिंग बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी है। मतलब पूरा हाईटेक सिस्टम है। बिल्कुल, यहाँ तक कि 2017 में अमूल ने ट्विटर पर इंडियन रेलवे से पूछा था कि क्या वो उनके प्रोडक्ट्स के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन चला सकते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। तो ये तो हुई पर्दे के पीछे की कहानी, मॉडल, सप्लाई चेन, तकनीक। लेकिन अमूल की पहचान सिर्फ इससे नहीं है। उसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है, वो नन्ही सी पोल्का डॉट फ्रॉक वाली लड़की, अमूल गर्ल। अमूल गर्ल, हाँ, वो तो भारतीय विज्ञापन जगत का एक आइकॉन है। इसे 1966-67 में सिल्वेस्टर डाकुना और उनकी टीम ने बनाया था ASP एजेंसी में। ये किसी के जवाब में बनी थी शायद। हाँ, उस वक्त एक प्रतिद्वंदी था पोल्सन बटर, उनकी भी एक बटर गर्ल थी, तो ये उसके जवाब में थी। नीले बाल, पोल्का डॉट्स वाली फ्रॉक, ये शरारती प्यारी सी लड़की और उसकी टैगलाइन अटरली बटरली डिलिशियस, ये तुरंत हिट हो गई। इसकी सबसे अनोखी बात तो वो टॉपिकल एड्स रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सामयिक विज्ञापन। दुनिया में जो भी चल रहा हो, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, कोई भी घटना, उस पर एक मजेदार, अक्सर थोड़ी चुटीली सी टिप्पणी। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं रहे, एक तरह की सोशल कमेंट्री बन गई। शायद इसीलिए ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एड कैंपेन है, गिनीज रिकॉर्ड भी है। हाँ, और खास बात ये थी कि डॉक्टर कुरियन ने एड एजेंसी को पूरी क्रिएटिव आज़ादी दे रखी थी। अमूल कभी भी विवादों से डरा नहीं, चाहे वो किसी राजनीतिक मुद्दे पर ऐड हो या किसी हड़ताल पर। उन्होंने ऐड वापस नहीं लिए। ये हिम्मत भी अमूल ब्रांड का हिस्सा बन गई। और आज भी डिजिटल जमाने में उतनी ही रेलेवेंट है, ट्विटर, फेसबुक पर दिखती रहती है। बिल्कुल। अमूल की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सोच रही है अमूल गर्ल के अलावा? कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, लो कॉस्ट हाई वैल्यू, मतलब
दाम किफायती रखो लेकिन क्वालिटी सबसे अच्छी दो। दूसरा, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, यानी दूध, दही, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, घी, सब कुछ एक ही ब्रांड नाम अमूल के नीचे बेचो। इससे ब्रांड पहचान मजबूत होती होगी। हाँ, और मार्केटिंग का खर्च भी बढ़ जाता है। और उनकी टैगलाइंस भी कमाल की हैं। अटली बटली डिलिशियस तो है ही, द टेस्ट ऑफ इंडिया भी लोगों की जुबान पर चढ़ गई। बिल्कुल। वो मोमेंट मार्केटिंग, मतलब ताज़ा घटनाओं पर तुरंत रिएक्ट करने में भी माहिर हैं। और शुरुआत में उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से भी दूरी बनाए रखी। हाँ, ताकि ब्रांड की वो जमीनी पहचान बनी रहे। उनका फोकस सिर्फ आम ग्राहकों B2C पर ही नहीं रहा, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी जैसे थोक खरीदारों B2B पर भी रहा है। डिजिटल दुनिया में उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? वो भी काफी सॉलिड है। अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सर्च में ऊपर लाने के लिए SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। फेसबुक पर त्योहारों के हिसाब से, जैसे छठ पूजा पर, टारगेटेड ऐड चलाते हैं। ट्विटर पर ग्राहकों की सुनते हैं, जवाब देते हैं। यूट्यूब पर भी हैं वो? हाँ, यूट्यूब पर उनके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहां उन्होंने कोविड लॉकडाउन के टाइम पे घर पर रेसिपी बनाने की #सिंपल होममेड रेसिपीज सीरीज चलाई थी। उसमें प्रोफेशनल शेफ अमूल प्रोडक्ट से डिश बनाते थे। उनके चैनल पर 3000 से ज्यादा वीडियोस हैं। कुछ खास कैंपेन्स जो आपको याद हो? हाँ, जैसे एक था #सेलिब्रेटिंग डॉक्टर कुरियन अभियान। उसमें डॉक्टर कुरियन की जयंती पर युवाओं को जोड़ने के लिए वाराणसी से आनंद तक बाइक रैली निकाली गई थी। अच्छा। यूट्यूब पर #अमूल रेसिपीज कैंपेन तो काफी सफल रहा। और 2020 में जब लॉकडाउन में रामायण महाभारत दोबारा टीवी पर आए, तो उन्होंने अमूल क्लासिक्स नाम से 90s के अपने पुराने विज्ञापन फिर से चलाए थे। वो लोगों को बहुत पसंद आए। इन सब बातों के बीच अमूल की कहानी का शायद सबसे अहम पहलू है उसका सामाजिक और आर्थिक असर, खासकर महिलाओं के जीवन पर। निस्संदेह, ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का मॉडल है। 36 लाख किसान इसके मालिक हैं। उन्हें बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिली, दूध का सही दाम मिला, जिससे उनकी आय बढ़ी। और महिलाओं की भूमिका इसमें खास रही है, जैसा आपने पहले भी कहा। बहुत खास। भारत में देखिए, डेयरी का काम पारंपरिक तौर पर महिलाओं से जुड़ा रहा है। गाय भैंस की देखभाल करना, दूध दोना। अमूल मॉडल ने उन्हें सिर्फ कामगार नहीं बल्कि मालिक बनाया, सदस्य बनाया। और एक दिलचस्प बात स्टडीज में सामने आती है कि जब इनकम सीधे महिलाओं के हाथ में आती है, तो उसका इस्तेमाल परिवार के पोषण, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके लिए क्या कोई विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए महिलाओं के लिए? हाँ, सरकार की मदद से स्टेप यानी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन जैसी योजनाएं लागू की गईं। ये खासकर गरीब ग्रामीण महिलाओं, SC/ST महिलाओं, भूमिहीन मजदूरों या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सदस्यों के लिए थी। अच्छा। इसके तहत सिर्फ महिलाओं की डेयरी सहकारी समितियां WDCS बनाई गईं। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, रोजगार के मौके दिए गए, पशु खरीदने के लिए लोन मिला। इन WDCS में सभी सदस्य और कर्मचारी महिला ही होती हैं। अरे वाह! एक अनुमान है कि इस योजना से जुड़ी महिलाओं की सालाना आय 7,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए तक हो गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। आर्थिक आजादी के साथ साथ सामाजिक सम्मान भी बड़ा होगा। बिल्कुल। एक और प्रोग्राम था WDCLP यानी विमेन्स डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम। इसका मकसद था कि महिलाएं सिर्फ सदस्य न रहें, बल्कि समितियों के मैनेजमेंट और लीडरशिप में भी आगे आएं। इन सब के अलावा अमूल ने गांव में रोजगार पैदा किया, लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, पशुओं की देखभाल, ट्रेनिंग, डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं दी और देश के पोषण स्तर को सुधारने में भी बड़ा योगदान दिया। इसका एक सांस्कृतिक पहलू भी है ना? वो श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन। हाँ, मंथन 1976 में आई थी। श्वेत क्रांति की कहानी कहती है, और इसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि इसे बनाने के लिए 5 लाख से ज्यादा किसानों ने 2-2 रुपए का चंदा दिया था। सच में? हाँ, ये शायद दुनिया की पहली क्राउड फंडेड फीचर फिल्म थी, और ये कामयाब भी रही। ये दिखाता है कि किसान इस आंदोलन से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते थे। आखिर में अमूल की एक और पहचान है क्वालिटी और नए-नए प्रयोग करने की क्षमता, इनोवेशन। सही कहा। उनका वादा ही है उत्कृष्ट गुणवत्ता के पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थ बनाना। इसके लिए उन्होंने 1994 में ही TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपना लिया था। ये मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसमें हर लेवल पर क्वालिटी पर फोकस होता है। उन्हें कई सर्टिफिकेशंस भी तो मिले हैं इंटरनेशनल लेवल के। हाँ, वे ISO 22000 जो फूड सेफ्टी के लिए है और ISO 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत की पहली डेयरी कंपनी है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये दिखाते हैं कि कंपनी क्वालिटी को लेकर कितनी सीरियस है। गांव लेवल पर भी? हाँ,
उनकी कई गांव स्तर की समितियां भी ISO 9001 सर्टिफाइड हैं। एक्सपोर्ट के लिए उनके पास APDEA का सर्टिफिकेशन है। पुरस्कार भी तो काफी मिले हैं अमूल को। अनगिनत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। जैसे 1999 में राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड बेस्ट ऑफ ऑल मिला। 2003 में IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। 2007 में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मार्केटिंग अवार्ड। ऊर्जा बचाने के लिए भी कई नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। और ये क्वालिटी सिर्फ फैक्ट्री में नहीं देखी जाती होगी, दूध कलेक्शन से ही शुरू होती होगी। बिल्कुल। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गांवों में इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर लगे हैं, ऑटोमेटिक वजन मशीनें हैं, बल्क मिल्क चिलर BMC हैं, इंसुलेटेड टैंकर्स, उनकी रेगुलर सफाई और QC सर्टिफिकेशन, ये सब क्वालिटी कंट्रोल का ही हिस्सा है। रिसर्च और नए उत्पाद लाने में भी अमूल आगे रहा है, R&D में। हाँ, अमूल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन पशुओं की नस्ल सुधारने, उनकी सेहत पर काम करती है। भैंस के दूध से पाउडर बनाने जैसी तकनीकी सफलता तो थी ही, वो लगातार बाजार की जरूरत के हिसाब से नए उत्पाद लाते रहते हैं। जैसे लैक्टोज फ्री दूध आया, ऊंटनी का दूध भी उन्होंने लॉन्च किया, A2 गाय का दूध, हाई प्रोटीन ड्रिंक्स वगैरह। तो हमने देखा कि अमूल ये सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं है, ये एक सफल सहकारी आंदोलन है जिसकी नींव किसानों को, खासकर महिलाओं को ताकत देने में है। ये कहानी है दूरदृष्टि वाले नेताओं की, त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर कुरियन, श्री दलाया, एक मजबूत मॉडल की अनंत पैटर्न, एक राष्ट्रीय मिशन की ऑपरेशन फ्लड, अनोखी मार्केटिंग की अमूल गर्ल और क्वालिटी और इनोवेशन पर लगातार ध्यान देने की। ये मॉडल ये साबित करता है कि जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त करके भी एक बेहद कामयाब और आधुनिक बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है, ये सामाजिक बराबरी और आत्मनिर्भरता की भी कहानी है। ये दिखाता है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम भी वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिव हो सकता है। और अब अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज जब बाजार बदल रहा है, प्लांट आधारित दूध के विकल्प आ रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। दुनिया भर की कंपनियां मुकाबला कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज का असर खेती और पशुपालन पर पड़ रहा है। ऐसे में अमूल का ये सहकारी किसान प्रथम मॉडल इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? क्या वो अपने मूल सिद्धांतों पर टिका रह पाएगा और भविष्य के लिए खुद को बदल पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत का स्वाद आने वाले वक्त में क्या नया रंग लेता है।